Assalamu alaikum dear students. Welcome in class of English of first year from Paradise College at Zoom Learning. बच्चों हमने कॉलेज में अपनी 5th स्टोरी पीस ऑफ स्ट्रिंग कंप्लीट की थी. तो एज यू नो दैट कि दोबारा से कोविड-19 की वजह से फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन कॉलेजेस हमारे ऑफ हुए हैं. तो हम आज से अपनी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज कर रहे हैं. तो आज हमने जो स्टोरी अपनी स्टार्ट करनी है दैट इज द रिवॉर्ड. 6th स्टोरी है हमारी द रिवॉर्ड. कॉलेज में हमने अपनी पीस ऑफ स्ट्रिंग जो है वो कंप्लीट की थी ना, तो इस वजह से तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर. पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी स्टोरी स्टार्ट करते हैं उसके राइटर का इंट्रोडक्शन वगैरह देखते हैं, स्टोरी की समरी देखते हैं, देन हम अपनी मेन जो ट्रांसलेशन है उसकी तरफ जाते हैं. तो एज यूजुअल हम लोग राइटर का इंट्रोडक्शन देखेंगे. बच्चे ये जो राइटर है इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लेंथी है रादर देन अदर्स. रीजन कि आपकी बुक में इसका नाम है लॉर्ड डंसने. तो इसका रियल नेम क्या है और इसको लॉर्ड डंसने क्यों कहा जाता है, तो ये सारी चीजें आपको मैंने समझानी है. आपने रट्टा नहीं लगाना, आपने अपना कंसेप्ट क्लियर करना है, इसलिए मेरा हर पॉइंट बड़ी गौर से सुने. तो इसका जो हमारा जो राइटर है द रिवॉर्ड स्टोरी का, उसका रियल नेम है एडवर्ड जॉन मॉरिटन ड्रैक्स प्लंकेट. जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये इसका रियल नेम था एडवर्ड जॉन मॉरिटन ड्रैक्स प्लंकेट. ठीक है, तो पहले इसकी बायोग्राफी देखते हैं थोड़ी कि वो कब पैदा हुआ, उसकी डेथ कब हुई, फिर मैं अपने पॉइंट पे आती हूँ कि आपकी बुक पे जो लॉर्ड डंस ने नाम लिखा हुआ है वो क्यों लिखा है और इसका रियल नेम और पेन नेम जो है वो डिफरेंट क्यों है. ठीक है, तो ये पैदा हुआ 24 जुलाई 1878 में यूके मीन यूनाइटेड किंगडम, लंदन में, इंग्लैंड में. यूएस हो तो वो बच्चे यूनाइटेड स्टेट्स होता है, यूके है तो मतलब ये यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड एटसेट्रा की बात हो रही है जहां पे डेमोक्रेसी नहीं चलती, किंगडम्स चलते हैं. मतलब कि अमेरिका वगैरह जो यूएस जो यूनाइटेड स्टेट्स है वहां पे डेमोक्रेसी चलती है, पॉलिटिक्स चलती है, वहां का भी प्रेसिडेंट होता है. लेकिन जो यूनाइटेड किंगडम है आपको पता होगा वहां पे क्वींस, किंग्स, प्रिंसेस, प्रिंस, इस तरह के जो है वो रूल्स होते हैं. ठीक है, तो इसकी डेथ हुई 25 अक्टूबर 1957 में डबलिन आयरलैंड में. अपेंडिक्स के अटैक की वजह से इसकी डेथ हुई थी. अपेंडिक्स. तो बच्चे ये डबलिन आयरलैंड में ज्यादा जो इसका टाइम है वो आयरलैंड में गुजरा. दरअसल इसकी जो फैमिली है वो रियल में आयरिश फैमिली ही है. आयरलैंड के लोगों को आयरिश कहा जाता है. वो आयरलैंड में ही रहते थे, इनकी जो रियल रेजिडेंस थी वो आयरलैंड में ही थी. ये बहुत ही रिच और वेल्दी फैमिली से कनेक्टेड है, वेल्दी फैमिली से लिंक्ड है. इसकी जो फैमिली है वो काफी रिच है, रिच थी. तो इनके काफी घर थे, लंदन में घर था, कैंट में घर था, आयरलैंड में घर था. तो जैसे कि गाँव में कोई बंदा रह रहा हो लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके बेस्ट फ्यूचर के लिए वो लोग सिटी में आए, इस तरह से ये लोग माइग्रेट करते थे, कभी लंदन कभी किसी जगह पे. मतलब बच्चों को बड़ी इन्होंने शानदार किस्म की जो लाइफ है वो प्रोवाइड की हुई थी. तो हमारा जो राइटर है वो लंदन में पैदा हुआ, तब ये अपने लंदन वाले घर में थे, लेकिन रियल में ये फैमिली आयरिश है, आयरलैंड की रहने वाली है. यहाँ तक क्लियर हो गया. आगे देखें, टाइटल की बात करते हैं. इसका जो फर्स्ट टाइटल है जो इसको पुकारा जाता है, ठीक है, जैसे इसको पुकारा जाता था 18th बैरन ऑफ डंसने कहकर, या फिर जो इसका सेकंड टाइटल था लॉर्ड डंसने कहकर इसको पुकारा जाता था. फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे हमारे एरिया में देख लें, राणा साहब, चौधरी साहब, शाह साहब, इस तरह से पुकारते हैं ना. तो ऐसे ही डंसने इनकी फैमिली का नेम है, डंसने इनकी फैमिली का नेम है. जैसे यहाँ पे हमारी कास्ट
कास्ट के नेम्स हमारे नाम के आगे यूज होते हैं ना, हमारे भाई वगैरह अपनी कास्ट के नेम्स गुज्जर, चौहान इस तरह से यूज करते हैं। तो ये डंस ने भी क्या है, उनकी फैमिली का नेम है, वो अपने नाम के साथ ये यूज करते थे। अब बात करते हैं ये 18th बैरन ऑफ डंसने क्या है। यही बताने के लिए इसकी जो बायोग्राफी है वो थोड़ी लॉन्ग है। बच्चे, बहुत रिच फैमिली थी यूनाइटेड किंगडम्स में। क्या होता है कि रूल कौन करते हैं, ये बादशाह, किंग्स, फिर अल नवाब होते हैं, साहबजादे, शहजादे। तो बैरन साहबजादों को, जैसे यहाँ पे हमारे इस एरिया में साहबजादे कहा जाता है ना, मतलब कोई रिच फैमिली हो या फिर रॉयल फैमिली, या फिर यूं समझ ले हमारे यहाँ पे पीरजादों का जो एक है, ये ट्रेंड है, पीर वगैरह जो होते हैं उनके बच्चों को साहबजादा कहा जाता है। तो ऐसे ही समझ लें कि इन क्रिश्चियनिटी बहुत सारे वहां पे फिरके होते हैं, ईसाइयों के भी बहुत सारे फिरके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे सुन्नी है, वहाबी है, शिया है, एंड सो ऑन, इस तरह के फिरके हैं। तो क्रिश्चियनिटी में प्रोटेस्टेंट्स होते हैं, कैथोलिक्स होते हैं, कम्युनियन होते हैं। तो फिर आगे जो उनको चलाने वाले, उनके रखवाले होते हैं, जैसे यहाँ पे इमाम मस्जिद होते हैं, वहां पे वो चर्च के रखवाले, मुहाफिज होते हैं, गार्डियन होते हैं। तो उनकी फैमिली को बड़ा ही मुअज्जज समझा जाता है, उनको बड़ा ऑनर दिया जाता है। जैसे हमारे मुआशरे में पीरों को बड़ा ऑनर देते हैं कुछ लोग, ऐसे ही ईसाइयों में, क्रिश्चियनिटी में चर्च के रखवाले, मतलब जिनकी चर्च है, जो उनकी क्रिश्चियनिटी को आगे फैलाते हैं। अगर कोई प्रोटेस्टेंट है तो उनका जो है वो ये फैलाने वाला, इस सेक्ट को फैलाने वाला, कम्युनियन है उस सेक्ट को फैलाने वाले। तो वो फैमिलीज बड़ी मुअज्जज समझी जाती हैं, उनका एक बड़ा रुतबा होता है। तो डंस ने ऐसी फैमिली थी जो कम्युनियन सेक्ट फैमिली थी, ठीक है। तो इनको डंसनेज बैरन साहबजादे कह लें, इनके जो बच्चे थे उनको आगे साहबजादे कह के पुकारा जाता था, जिसको इंग्लिश में हम लोग बैरन्स कहते हैं, या अल कह लो, नवाबजादे कह लो, इस तरह से। डंसने एक जगह का भी नेम है आयरलैंड में, और डंसने क्योंकि इनकी फैमिली का नाम डंसने है, तो उसी वजह से, इन्हीं की वजह से उस जगह को इनकी फैमिली के नाम से जाना जाता है। और 18th बैरन ऑफ डंसने का मतलब है कि ये 18वां साहबजादा था। इससे इसका जो बाप है वो 17th बैरन था, इसका दादा 16th बैरन था, और ये बजाते खुद क्या था, 18th बैरन। मतलब इस तरह से फैमिली पुश्त दर पुश्त, एक एक जो लड़का इनका बड़ा जो बेटा होता, वो क्या करता, वो बैरन बनता अपने उस एरिया का, चर्च का, और लोग बड़े ही उसको मुअज्जज समझते। इसका जो बेटा था वो 19th बैरन था, ठीक है। इस तरह से, जैसे इधर हमारे मुआशरे में, आपको मैं लिंक इस वजह से बता रही हूँ हमारे मुआशरे के साथ, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये चीजें हमारे मुआशरे में भी पाई जाती हैं, और लाइक क्रिश्चियनिटी में भी पाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कोई पीर की गद्दी जो है वो उसका बेटा संभालता है, आपने अक्सर सुना होगा, गद्दी नशीन एटसेट्रा। तो इसी तरह से ये लोग बैरन्स की जगह पे आते थे, इनको बैरन के टाइटल के साथ नवाजा जाता था। तो लॉर्ड डंसने, लॉर्ड का मतलब होता है बड़ा ही मुअज्जज, ऑनरेबल, ठीक है। तो इस वजह से इसको लॉर्ड डंसने कहते थे, ठीक है। जैसे चौधरी साहब, शाह साहब, इस तरह से इसको लॉर्ड डंसने, मतलब इसको इज्जत दी जाती थी, उस वजह से इसको लॉर्ड डंसने कहा जाता था। और इसकी राइटिंग में भी इसका यही नेम यूज होता है। रियल में इसका नेम है एडवर्ड जॉन मॉरिटन ड्रैक्स प्लंकेट। आई होप सो के आपको क्लियर हो गया होगा कि इसको लॉर्ड डंसने क्यों कहते हैं। इसकी फैमिली की वजह से, इसके स्टेटस की वजह से। ये बहुत ही रिच फैमिली थी, बड़ी एक जानी मानी फैमिली थी, एक मुहज्जब फैमिली थी, अपने मजहब को लीड करने वाली फैमिली थी, क्रिश्चियनिटी को। तो इसको ये टाइटल कब मिला, इसके बाप की, इसके फादर की डेथ पे 1899 में, ठीक है। अभी ये यंग एज में ही था कि इसके बाप की डेथ हो गई, तो फिर उन्होंने अगला जो बैरन है वो किसको बनाया, वो एडवर्ड को बनाया, मतलब हमारे राइटर को बनाया। तो बच्चे, ये आयरलैंड में एक कस्टम होता है, आप समझ लें, या फिर वहां के एक रूल है कि वहां पे जो
लॉर्ड्स होते हैं, किंग्स होते हैं, या फिर इस तरह की जो मुअज़्ज़ज़ फैमिलीज होती हैं, उनको क्या किया जाता है, उनको ऑनर से नवाजा जाता है। तो ये एक एंग्लो आयरिश फैमिली से ताल्लुक रखता है। इसकी फैमिली को एंग्लो आयरिश फैमिली कहते हैं और हमारे राइटर को एंग्लो आयरिश राइटर बोला जाता है। अब ऐसा क्यों, ये देखते हैं। आयरिश तो इस वजह से ना कि ये आयरलैंड से कनेक्टेड थे, ये आयरलैंड के रहने वाले थे, वहाँ के ये नेटिव्स थे। और एंजेलो बच्चे, ये वर्ड निकला है एंजलिकन से। एंजलिक, एंजलिकन चर्च कम्युनियंस को चलाने वाले, आप यही समझ लें जैसे यहाँ पे सुन्नी अहले सुन्नत के पीर होते हैं, शिया अहले तशी है तो उनके जाकर वगैरह, तो वहाबी हैं, देवबंदी हैं। तो क्रिश्चियनिटी में प्रोटेस्टेंट्स होते हैं, कम्युनियंस होते हैं, कैथोलिक्स होते हैं, और भी बड़ी इनकी टाइप्स होती हैं। तो एंजेलिकन्स कम्युनियंस को कहा जाता है। ये एंजेलिक चर्च भी थी इनकी अपनी, एंजेलिकल कम्युनियन इनके सेक्ट का नाम है, फिरके का नाम है। तो ये फैमिली एंजलो फिरके की थी, मतलब एंजेलिकन फिरके की थी, इस वजह से इसको एंजलो आयरिश फैमिली कहा जाता है। ठीक है, ये उनको चलाने वाले थे, ये आगे प्रीच करते थे, ये अपना जो कम्युनियन है, अपना जो सेक्ट है, उसकी प्रीचिंग करते थे, उसकी तबलीग करते थे, इसलिए इनको एंजलो आयरिश फैमिली कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया कि इसको एंजेलो आयरिश राइटर या फिर इसकी फैमिली को एंजेलो आयरिश फैमिली क्यों कहा जाता है। आप लोगों ने अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, कोई रट्टा नहीं लगाना इसको। आपको जस्ट समझा रही हूँ कि इसको लॉर्ड डंस ने क्यों कहा जाता है, इसका नेम और इसका पेन नेम क्यों चेंज है, क्योंकि ये क्या है, एक बहुत ही मुहज्जब फैमिली से ताल्लुक रखता है। क्रिश्चियनिटी के जितने भी मैंने आपको सेक्ट्स बताए हैं, प्रोटेस्टेंट्स हैं, कैथोलिक्स हैं, उनमें से ये एक बहुत ही आला जो है ना वो कम्युनियन से ताल्लुक रखता था, एंग्लिकन कम्युनियन से। ठीक है, तो इस वजह से इसकी फैमिली का बड़ा स्कोप था। तो नोबेल पर्सन्स होते हैं पीयर्स, एक आप लोग उर्दू वाला पीर पढ़ते हैं, उर्दू में पीर साहब, एक इंग्लिश में पीयर्स होता है, पीयर। बच्चे इसका भी मीनिंग सेम ही है, पीयर मतलब बड़े लोग, मुअज़्ज़ज़, मुहज़्ज़ब, सेज्स, अर्ल, नवाबजादे, शहजादे। ठीक है ना, इस तरह से। तो ये रिच फैमिलीज होती हैं, जो कि किंगडम्स हैं, यूनाइटेड किंगडम से ताल्लुक रखते हैं। तो वहां पे क्या है, वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पे किंगडमशिप चलती है, किंग्स चल आते हैं, उनकी जो है ना वो रूल होता है, उनका क्वींस है, प्रिंसेस है, अर्ल है, पियर्स हैं, बैरन्स, सेंट्स। बच्चे ये मजहबी जो लोग होते हैं उनको बैरन्स, सेंट्स बोला जाता है, जो कि बहुत ही जस्ट लाइक हमारे इधर मौलवी साहब, पीर साहब होते हैं, वहां पे सेंट्स होते हैं, बैरन्स होते हैं, जो प्रीचिंग करते हैं, तबलीग करते हैं। ठीक है, तो डंसनेस के 21 बैरन्स ऑफिशियली थे। अभी जो प्रेजेंट इनका वारिस है, इनकी चर्च का, इनके पैलेस का, उसका नाम है ओलिवर डंसने। लेकिन 21वें, ये हमारा जो राइटर है, मैंने आपको बताया ये 18वां बैरन था, यूं समझ लें ये 18वां गद्दी नशीन था। ठीक है, अगर हम मैं आम लफ्जों में बात करूं तो 21वां जो साहबजादा था, मतलब 21वां जो बैरन था इसकी फैमिली का, उसके बाद लोगों ने इनको रिस्पेक्ट देना कम कर दी। ठीक है, लोग मॉडर्न हो गए, ट्रेंड चेंज होना शुरू हो गए, मजहब की तरफ लोग कम जाना शुरू हो गए। ये क्रिश्चियनिटी में जो इनका कम्युनियन है उसकी वैल्यू कम हो गई, फिर प्रोटेस्टेंट्स की ज्यादा वैल्यू हो गई। तो फिर इनको हिस्ट्री में नोट नहीं किया गया कि अब कौन सा बैरन आया है। 21वें बैरन तक हिस्ट्री में रिकॉर्ड है, उसके बाद के बैरन्स को इज्जत नहीं दी गई, वो टाइटल्स नहीं दिए गए, या फिर यूं कह लो कि वो भी फिर उनको भी आम समझने लग गए लोग। ठीक है, तो अभी जो प्रेजेंट इनका जो वारिस चल रहा है, मीन जिनकी जिनके अकॉर्डिंग चर्च है इनकी या फिर पैलेस है इनका, उसका नाम है ओलिवर डंसने, जिसका हिस्ट्री में एज अ बैरन नाम नहीं है। ये कैसल है राइट साइड पे, जिसके ऊपर कैसल लिखा हुआ है, ये उनकी कैसल है जो डंसने एरिया में थी, आयरलैंड में। ये उनकी मेन कैसल है जहाँ पे हमारा राइटर, इसके बाप दादा लोग रहा करते थे। और ये साथ में आगे बच्चे एंजेलिक चर्च है, आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा,
ये बहुत बड़ी चर्च होती हैं। प्रोटेस्टेंट्स की चर्च बच्चे अलग होती हैं। ईसाईयत में, क्रिश्चियनिटी में प्रोटेस्टेंट्स की चर्च अलग होती हैं, कैथोलिक्स की चर्च अलग होती हैं, एंग्लिकन चर्च अलग होती हैं। जैसे यहाँ पे अक्सर फिरकेबाजी की अगर बात की जाए तो अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे मसाजिद अपने फिरकों के लिहाज से भी अलग करते हैं लोग। इसी तरह से क्रिश्चियनिटी में भी ये ट्रेंड है। तो आपको समझ आ गई होगी कि उसका रियल नेम और उसका पेन नेम चेंज क्यों है, कैसी फैमिली से ताल्लुक रखता था, और जिस फैमिली से वो ताल्लुक रखता है वो फैमिली ऐसी क्यों है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके प्रोफेशंस की बात करते हैं। तो ये एंजेलो आयरिश राइटर है और ड्रामाटिस्ट है। अब ये एंजेलो आयरिश क्या है, मैं ऑलरेडी आपको बता दिया है कि एंजलिकन फिरके से ताल्लुक रखते थे, उसको प्रीच करने वाले थे, इसके अबाउजदाद, इसके फोर फादर्स, इसके एंसेस्टर्स, इस वजह से इनको एंजलो कहा जाता था। एंजलिकन वर्ड से ये निकला है, जिसका मतलब है बड़े ही मुअज़्ज़ज़ मुहज़्ज़ब तरीन लोग जो हैं, ठीक है, ईसाईयत में। तो ये ड्रामाटिस्ट भी था, प्ले राइट, नॉवलिस्ट, पोएट भी था, ठीक है। तो पब्लिश्ड ओवर 90 बुक्स इन हिज लाइफ टाइम, अपनी लाइफ टाइम में इसकी 90 प्लस बुक्स जो है वो पब्लिश हुई। इसके बाद भी इसके कुछ ऐसे वर्क्स थे जो इसके डेथ के बाद पब्लिश हुए थे। डंसनेस वर्क हैव बीन पब्लिश्ड इन मैनी लैंग्वेजेस। फिर इसने जो राइटिंग इसकी जो थी बच्चे, वो बहुत सारी लैंग्वेजेस में पब्लिश हुई, लाइक फ्रेंच लैंग्वेज में, फिर उसके बाद जर्मन में, फिर उसके बाद इसने इंग्लिश राइटिंग क्लासिकल इंग्लिश में, फिर मॉडर्न इंग्लिश में इसकी बुक्स जो हैं वो ट्रांसलेट होती रही। और इस तरह से जो है इसकी राइटिंग का एक स्कोप बन गया। इसकी राइटिंग को स्कोप इस वजह से भी हासिल था बिकॉज इसका जो बैकग्राउंड है वो बहुत पॉपुलर था, बहुत स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। और ये चीज भी एक मैटर करती है। फिर इसकी राइटिंग में जो टच मिलता है हमें, वो कैसा मिलता है, किस तरह की राइटिंग है इसकी, टेक्निक्स क्या है इसकी राइटिंग में। हॉरर फिक्शन लिखता है, हॉरर बच्चे ये फैंटेसी लिखता है, ऐसे राइटिंग करता है। ऐसे राइटिंग एज यू नो दैट प्रोज में आ जाती है। देन बायोग्राफीज, अपनी लाइफ के बारे में कोई ना कोई स्टोरी लिखता है, मतलब अपने लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में लिखता है, या किसी और राइटर की बायोग्राफी के बारे में लिखता है। तो ये इसकी राइटिंग में फिक्शन भी है, नॉन फिक्शन भी है। अगर तो ये इमेजिनरी स्टोरीज इसकी होती हैं तो वो फिक्शन में चली जाती हैं। अगर ये अपनी लाइफ के कोई रियल वाला इंसिडेंट बयान करता है, अपनी किसी राइटर की सही वाली बायोग्राफी बयान करता है, तो देन वो नॉन फिक्शन राइटिंग करता है। तो ये दोनों तरह के टच रखता था इन शॉर्ट, ठीक है। मतलब इसकी स्पेसिफिकेशन किसी एक चीज में नहीं है कि जस्ट फिक्शन या फिर नॉन फिक्शन, दोनों में टच रखता है। फिक्शन में ये फैंटेसी लिखता है और हॉरर स्टोरीज लिखता है। थोड़ा बहुत मतलब उसमें फियर होता है, उसमें थोड़ी सी एंजाइटी होती है, उसमें थोड़ा सा सस्पेंस होता है। इसके अलावा इसके प्रोफेशंस देखते हैं। इसको मिलिट्री का एक्सपीरियंस भी था बच्चे, ये सोल्जर, एज अ सोल्जर काम कर चुका है। ये एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट बोर वॉर, ड्यूरिंग बोर वॉर हुई थी बच्चों, साउथ अफ्रीकन और ब्रिटिश बरतानिया के वर्सेस, मतलब साउथ अफ्रीका वर्सेस ब्रिटिश, ये एक जंग थी, वॉर थी, बोर वॉर। तो ये ब्रिटिश की तरफ से, बरतानिया की तरफ से क्या था, एक सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पे इसने काम किया था। फिर ब्रिटिश आर्मी का ये कैप्टन भी बना था इन वर्ल्ड वॉर वन, 1914 टू 1918 वर्ल्ड वॉर वन रही थी। और ड्यूरिंग दिस वॉर ये वहां का कैप्टन भी बना था, और एज अ सोल्जर भी ये आर्मी में काम कर चुका है, मिलिट्री में। इसके अलावा ये हंटर रह चुका है, चेस चैंपियन रह चुका है अपने लाइफ टाइम में, ठीक है। फिर इसके मेजर वर्क्स देखते हैं। ये इसकी अर्ली शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन, मतलब इसकी शॉर्ट स्टोरीज, इसने ये जो हमारी शॉर्ट स्टोरी है द रिवॉर्ड, ये भी इसकी इसी कलेक्शन का एक पार्ट है, ठीक है। इसकी सारी शॉर्ट स्टोरीज एक कलेक्शन के तौर पे पब्लिश हुई थी, एक बुक की तौर पे पब्लिश हुई थी। फिर उसके बाद द किंग ऑफ एल्फलैंड्स डॉटर, 1924 में इसका ये नॉवल पब्लिश हुआ था, द किंग ऑफ एल्फलैंड्स डॉटर, ठीक है, ये इसका नॉवल है। फिर उसके बाद देखते हैं द गॉड्स ऑफ पेगेना। बच्चे ये इसकी फर्स्ट बुक है, इसने जो 1906 में जो फर्स्ट अपनी बुक पब्लिश करवाई थी वो है द गॉड्स ऑफ पेगेना। इसमें ये छोटे छोटे प्लेस थे, इसके साथ में एक ड्रामा था। तो ये इसकी
क्या थी? बुक थी। फिर द बुक ऑफ वंडर, इसने एक बुक लिखी द वंडर, इसमें वंडर मिस्ट्रीज, इसने स्टोरीज जो है ना वो राइट की हुई थी, थोड़ी सी हॉरर हॉरर टाइप की स्टोरीज थी इसमें। जी बच्चे आगे देखते हैं। रोट अ नंबर ऑफ चैम्बर प्लेस, बच्चे फिर इसने चैम्बर प्लेस भी लिखे। अब ये चैम्बर प्लेस क्या होते हैं? चैम्बर प्लेस होते हैं शॉर्ट प्लेस, इनके मैक्सिमम जो है वो 3 एक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये जब आप लोग प्लेस पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा चैम्बर प्लेस किनको कहते हैं। आपके सिलेबस में भी प्लेस हैं जिनको हम लोग शॉर्ट प्लेस या चैम्बर प्लेस कहते हैं। ये बहुत ही शॉर्ट होते हैं, इनकी लेंथ और इनमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो भी कम होते हैं, उसकी लेंथ भी शॉर्ट होती है। तो इसने जो है ना काफी ज्यादा चैम्बर प्लेस भी लिखे थे। तो ये थी इसकी बायोग्राफी। अब हम बात करते हैं स्टोरी की के बारे में, इसके टाइटल के बारे में, इसकी सेटिंग के बारे में और इसकी समरी के बारे में, ठीक है। हमारी जो स्टोरी है उसका नेम है द रिवॉर्ड, मतलब सिला। तो हम टाइटल के बारे में पहले देखते हैं। द रिकॉग्निशन ऑफ सर्विस एफर्ट्स आर अचीवमेंट्स। आपको जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सिला इनाम मिलना कोई, ठीक है ना। कोई आपने एफर्ट की है, कोई आपने सर्विस की है, तो उसके मुकाबले में आपको, उसके बदले में जो आपको अचीवमेंट हासिल होती है, जो आप कुछ गेट करते हैं, अच्छा गेट करते हैं, उस वो सिला है। आप मेहनत करते हैं अपने एग्जाम्स में, ठीक है, बहुत ज्यादा आप मेहनत करते हैं, फिर आप टॉप करते हैं। जब आपका रिजल्ट आता है तो आपको पता चलता है कि आपने टॉप किया है, तो बच्चे वो आपको आपकी मेहनत का सिला मिला है, ठीक है, इस तरह से। फिर नेक्स्ट, समथिंग गुड दैट हैपेंस और दैट यू रिसीव बिकॉज ऑफ समथिंग दैट यू हैव डन। कहता है कि कुछ ऐसा होता है, कुछ अच्छा आप करते हैं, तो उसके मुकाबले में, बदले में जो आपको दिया जाता है, मतलब आपको कुछ मिलता है, उसको हम सिला कहते हैं। आपने किसी के साथ नेकी की हो और आपके साथ कुछ अच्छा होता है, तो आप क्या कहते हैं? मेरी ये फलां नेकी का सिला है। ऑनर, इज्जत मिलना, ठीक है, कुछ अच्छा करना, उसके मुकाबले में आपको ऑनर देना। स्टोरी की सेटिंग देखते हैं। सेटिंग कहते हैं बैकग्राउंड को, स्टोरी कहाँ पे कास्ट की, ये जो हम पढ़ते हैं तो पीछे सेटिंग बैकग्राउंड क्या है, स्टोरी की सेटिंग, वो लोकेशन क्या है, वो प्लेस क्या है, मतलब जो स्टोरी में यूज हुई है, जिससे हमें पता चलता है कि कैरेक्टर्स कहाँ पे मौजूद थे जब स्टोरी को लोकेट किया गया। स्टोरी की लोकेशन किसी घर में है, फील्ड्स में है। जैसे कि मैंने आपको क्लियरिंग इन द स्काई स्टोरी पढ़ाई थी, बटन बटन स्टोरी, तो बटन बटन की लोकेशन नॉर्मा और आर्थर का अपार्टमेंट था ना। और क्लियरिंग इन द स्काई वो जो उनका जो सफर है वादी से माउंटेन्स के ऊपर जाना, फिर वो खित्ता देखना, तो ये सारा, इसको हम लोग सेटिंग कहते हैं, बैकग्राउंड कहते हैं। सेटिंग ऑफ द स्टोरी इज एट क्लब। तो हमारी ये जो स्टोरी है द रिवॉर्ड, इसकी सेटिंग है बच्चे क्लब की, वेयर अ ग्रुप ऑफ पीपल आर डिस्कसिंग अबाउट अपॉर्चुनिटी एंड डिटर्मिनेशन। ये दो चीजें ही मेन टॉपिक हैं हमारी स्टोरी का, अपॉर्चुनिटी एंड डिटर्मिनेशन, ठीक है। सारी स्टोरी राउंड करती है अबाउट दीज टू थिंग्स। तो बात चल रही थी क्लब में, तो सेटिंग हमें पता चल गई है कि क्लब है, ठीक है, बॉयज का बॉयज का क्लब है, वहां पे कुछ दोस्त हैं, गेम्स वगैरह प्ले करने के लिए जाते हैं, तो वहां पे फ्रेंड्स में कुछ बहस हो जाती है। और वो बहस थी दो चीजों पे, अपॉर्चुनिटी और डिटर्मिनेशन, मौका और अज़्म, इरादा, इस बात पे। समरी की तरफ चलते हैं बच्चों। तो ये डिटर्मिनेशन और अपॉर्चुनिटी, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, सारी स्टोरी राउंड करती है अबाउट दीज टू थिंग्स, अपॉर्चुनिटी एंड डिटर्मिनेशन। कुछ कहते हैं इरादा बड़ा जरूरी होता है जिंदगी में कामयाब होने के लिए, कुछ दोस्त कहते हैं नहीं, मौका चाहिए इंसान को, मौका भी मैटर करता है। साथ साथ आगे देखते जाते हैं क्या कहते हैं, टाइम भी हमारे पास शॉर्ट रह गया है। दैट दिस स्टोरी, फिर आप दो पॉइंट तो आपके क्लियर हो ही गए हैं, एक डिटर्मिनेशन एंड अपॉर्चुनिटी। तो आगे बढ़ते हैं। दैट व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अचीव द गोल्स, कि अपनी जिंदगी में अपनी मंजिल हासिल करने के लिए दोनों में से कौन सी ज्यादा जरूरी है। वन डे a few friends at club were discussing about the role of chance and determination in life। कहते हैं एक दिन क्लब में दोस्तों के बीच में बहस हो जाती है दोनों चीजों को लेके। कुछ कहते हैं कि मौका बहुत जरूरी होता है, चांस चाहिए इंसान को कामयाब होने के लिए, चांस की जरूरत होती है। कुछ कहते हैं नहीं, अगर वो इरादा कर ले तो भी कामयाब हो सकता है। तो बच्चे दो यहाँ पे मेन कैरेक्टर्स का जिक्र हुआ है, जिनमें एक जरकन्स है, एक टर्बट है।
जर्कन्स कहता है कि डिटर्मिनेशन जरूरी है, जबकि टर्बट कहता है नहीं, अपॉर्चुनिटी जरूरी है। ठीक है, मतलब बहस करने के लिए ये जो दो पर्सन हैं ये एक दूसरे से क्या करते हैं, बहस करते हैं। जैसे एक मिनट जस्ट, हाँ जी देखें, जर्कन्स पहला ऊपर पॉइंट देखें, जर्कन्स जो है इज इक्वल टू डिटर्मिनेशन। जर्कन्स डिटर्मिनेशन के हक में बात करेगा, टर्बट अपॉर्चुनिटी के हक में बात करेगा। दोनों के व्यू ऑफ पॉइंट्स जो थे वो डिफरेंट थे एक दूसरे से, दोनों में कंफ्लिक्ट था। जर्कन कहता है कि अगर एक इंसान डिटर्मन हो जाए कोई भी चीज हासिल करने के लिए एंड स्टिक्स इट टू लॉन्ग इनफ, और वो उसी चीज पे डटा रहे, ही गेट्स इट, तो वो उसको हासिल कर लेता है। एक इंसान कोई इरादा कर लेता है, जैसे कि कोई इंजीनियर बनना चाहता है, वो बड़ा ही गरीब है, गरीब घराने से ताल्लुक रखता है, लेकिन जब वो इरादा कर लेगा तो वो क्या करेगा, पहले वो रास्ता बनाएगा अपनी फीस के लिए, पहले वो जॉब करेगा छोटी मोटी, पैसे इकट्ठे करेगा, देन वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेगा। मतलब कि वो चाहे उसको 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, 30 साल लग जाए, वो डिटरमन रहे, अपने इरादे को बदले नहीं। अगर वो चाहता है कि वो इंजीनियर बनना चाहता है तो वो बने, चाहे उसको जितने मर्जी साल दरकार हो। तो टर्बट कहता है कि मौके की जरूरत होती है। लाइक एक इंसान पैदा ही किसी रिच फैमिली में हो, और वो भी ऐसी फैमिली जो अपने बच्चों को डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनाती हो, तो कहता है इसलिए चांस की भी जरूरत होती है, इंसान को मौका भी मिलना चाहिए ऐसा किस्मत की तरफ से। तो दोनों के पॉइंट्स क्या थे, एक दूसरे से डिफरेंट थे। ठीक है, लेकिन बेसिकली जब हम अपनी स्टोरी कंप्लीट कर लेंगे तो हमें पता चलेगा कि बोथ आर नेसेसरी। कामयाब होने के लिए अपॉर्चुनिटी और डिटर्मिनेशन दोनों का होना जरूरी है, दोनों ही एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। तो ये कहता है, टर्बट कहता है कि नहीं जी, ऐसा नहीं होता है, कोई भी डिटर्मन नहीं रह सकता इतनी देर के लिए, और सारा सिर्फ डिटर्मिनेशन से ही काम नहीं चलता, अपॉर्चुनिटी इज इम्पोर्टेंट टू, अपॉर्चुनिटी भी जरूरी है। फिर जर्कन्स खुद को डिफेंड करने के लिए उनको एक स्टोरी सुनाता है, जो कि हमारा लीड कैरेक्टर है गॉर्जियस, उसकी स्टोरी सुनाता है, एक यंग मैन गॉर्जियस। वो अब ये देखें, स्टोरी विद इन स्टोरी है, जब मैं आपको ट्रांसलेशन करवाऊंगी तब मैं आपको ये टेक्निक भी बताऊंगी। तो गॉर्जियस की बात करता है जर्कन कि वो कभी भी अपनी एफर्ट्स को गिव अप नहीं करता, कभी भी अपनी एफर्ट्स को नहीं छोड़ता। वो चाहता था वो एक्रोबेट बने, एथलीट बने। ठीक है, ये जो कलाबाजियां करते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन में भी नजर आ रहा हो, इनको एक्रोबेट्स, एथलीट्स कहते हैं। तो वो एथलीट बनना चाहता था, और उसके कंट्री में इससे पहले कोई भी एथलीट नहीं था, एक्रोबेट नहीं था उनके कंट्री में, कभी भी ये कोर्ट एक्रोबेट की एग्जीबिशन नहीं हुई थी। अब जिस कंट्री में ये ट्रेंडी ना हो, रिवाज ना हो, वहां पे एथलीट एक्रोबेट कैसे बना जा सकता है, लेकिन गॉर्जियस ने इसको पॉसिबल किया। ठीक है, वो उसने, उसका जो मिशन था वो था टू बिकम एन एक्रोबेट, वो एक्रोबेट बनना चाहता था। फिर ही वेंट टू पॉलिटिक्स एंड बट नेवर फॉरगेट हिज मिशन, वो पॉलिटिक्स में चला गया। अब अपनी बात मनवानी थी, अब अपने कंट्री में एक्रोबेट की पोस्ट बनवानी थी, इसलिए इसको पावर की, जिसको हम पार बोलते हैं, पार की जरूरत थी। अब पार गेट करने के लिए वो पॉलिटिशियन बना, पॉलिटिक्स में चला गया, ताकि वो उस ओहदे पे आ सके जहां पे वो अपनी बात क्लियरली लोगों तक पहुंचा सके। उसने स्पीचेस की, उसने अपने वेज बनाए, उसने मैनेज किया, उसने लोगों को कन्विंस किया, उसने लोगों को कन्विंस किया कि गॉड, ये जो एक्रोबेट है ये क्या करेगा, ये इनकी नेशन की जो मतलब डेवलपमेंट है, फिर उसके बाद इसकी जो इज्जत है उसको बढ़ाएगा, लोग मतलब इनको अच्छा समझेंगे, इनको सराहेंगे, बाहर की जो कंट्रीज हैं वो भी सराहेंगे इनको, वो देखने आएंगे ये एग्जीबिशंस। तो एट लास्ट वो क्या होता है, वो बच्चे कामयाब हो जाता है, लेकिन उसको 60 ईयर्स लगते हैं, 60 साल लगते हैं उसको अपना ये डिटर्मिनेशन कंप्लीट करने में, 60 ईयर्स, तब वो बूढ़ा हो चुका था। फिर वो खुद एज एथलीट जो है वो रुकावटें, हर्डल्स क्रॉस नहीं कर सकता था। देन उसने इनोग्रेशन किया, जस्ट इनोग्रेट करता है वो, वहां पे बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है। तो अगर बात ये है कि अगर उसके डिटर्मिनेशन के साथ साथ उसको चांस मिल जाता, उसको 60 साल के बजाय कोई ऐसा चांस मिल जाता जिसमें वो 30 ईयर्स या 20 ईयर्स में अपना ये जो डिटर्मिनेशन है इसको कंप्लीट कर लेता, तो वो बजाते खुद कोर्ट में एज एथलीट
परफॉर्म करके दिखाता। ठीक है, तो लास्ट पे कंक्लूजन ये निकलता है कि अपॉर्चुनिटी और चांस, वो डिटर्मिनेशन दोनों जरूरी है। अब एक बच्चा रिच फैमिली में पैदा होता है जहाँ पे इंजीनियर्स बनाए जाते हैं, बच्चे डॉक्टर्स बनाए जाते हैं, लोगों को शौक है पढ़ाने का। अब बच्चा ही जब ना पढ़े, बच्चा ही इंजीनियर नहीं बनना चाहता, वही नालायक निकले, वही मेहनत ना करे, तो क्या फायदा? बात है ना। एक बच्चा गरीब घराने से ताल्लुक रखता है, लेकिन उसमें जोश है, जज्बा है पढ़ने का, बट उसके पास पैसे नहीं है, पैसे कमाएगा, शायद हो सकता है टू लेट हो जाए। इसलिए डिटर्मिनेशन एंड अपॉर्चुनिटी दोनों ही क्या है, इंपॉर्टेंट होते हैं टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन लाइफ। तो बच्चों ये थी हमारी समरी। 3 मिनट रह गए हैं सारे। मैं आपको अलाउ करती हूँ कि आप लोग मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो करें। देन फिर कल इंशाल्लाह हम लोग अपनी ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे स्टोरी की। आज इसकी समरी हो गई है, बैकग्राउंड हो गया है, राइटर का जो है वो सारा इंट्रोडक्शन हो गया है। तो जी बच्चे, हैव यू एनी क्वेश्चन अबाउट दिस लेक्चर? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। आप लोग खुद को अनम्यूट करके मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं अबाउट लेक्चर के। राइटर की बायोग्राफी में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई पॉइंट समझ ना आया हो, या फिर समरी में। हाँ जी स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? बच्चे अगर आपको खुद को अनम्यूट करना नहीं आ रहा, मेरा इंटरनेट कनेक्शन भी थोड़ा सा अनस्टेबल है, अगर आपको अनम्यूट करना नहीं आ रहा तो मैं आपको बता दूं, आपके मोबाइल की स्क्रीन पे। हाँ जी आयशा शब्बीर जी। बच्चे, कन्फ्लिक्ट का मतलब है पॉइंट्स आपस में ना मिलना, डिफरेंट होना, ऑपोजिशन में होना, थोड़ी सी गड़बड़ होना। कन्फ्लिक्ट मीन तजबजल टाइप की सिचुएशन होना, दो लोगों की या ज्यादा लोगों के आपस में थिंकिंग्स ना मिलना, आर्गुमेंट्स का ना मिलना। एनीबॉडी एल्स? आप लोग मैसेज भी टाइप कर सकते हो, मैसेजिंग का ऑप्शन होता है, आप लोग मैसेज पे क्वेश्चन करो अगर आप लोगों को खुद को अनम्यूट करना नहीं आ रहा तो। या फिर हो सकता है आप लोग बोल रहे हो, मुझे आवाज ना आ रही हो। जी स्टूडेंट्स, 1 minute is left. If you have any type of question, you can ask me. ये बिला वजह नहीं माइक ऑन करना आपने अपना, बस क्वेश्चंस के लिए। हबीबा जफरी बच्चे, तो क्वेश्चन अदरवाइज आप अपना माइक ऑफ कर सकती हैं। कतीबा शहजादी, समझ आ गई है लेक्चर की? चले ठीक है बच्चे, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। ट्रांसलेशन करेंगे, साथ में आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए दूंगी। सो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟਣੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਟਣੀ